नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग झंवर आपका YouTube वीडियो पे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था वित्तीय प्रबंध की परिचय। इस बार हम देख रहे हैं वित्तीय प्रबंध की परिभाषाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं हार्वर्ड एंड उपटन। इन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंध से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्यों पर लागू करना। देखिए, जब हमने प्रबंध पढ़ा है कि प्रबंध क्या होता है, तो उसमें हमने नियोजन नियंत्रण संबंधित कार्यों को देखा है। तो अगर यही कार्य आप वित्त से रिलेटेड, पैसा कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है, धन कहाँ से जुटाया जाएगा, ये सभी कार्य जब आप कर रहे हो प्रबंध के अंतर्गत, मतलब वित्त का प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। दूसरी परिभाषा दी है जेल मेसी ने। इनके अनुसार वित्तीय प्रबंध एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। देखिए, ये डेफिनेशन ब्रॉड है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हुई है। इन्होंने कहा है, देखिए जो पहला पॉइंट है कि व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है। संचालनात्मक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो डे टू डे के वर्क जो चल रहे हैं, जो प्रोसेस आपकी चल रही है, उसी की तरह ये भी डे टू डे प्रक्रिया चलती है। और जो डे टू डे प्रक्रिया चल रही है उसके लिए जो हमको केस का जो अरेंजमेंट करना पड़ता है और उसका एफिशिएंट यूज़, मतलब आपको दिन प्रतिदिन के लिए कितना पैसा चाहिए, लंबी अवधि के लिए कितना पैसा चाहिए, अल्प अवधि के लिए कितना पैसा चाहिए, और उसका क्या ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्रांच ऑफ स्टडी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो वित्तीय प्रबंधन कहलाती है। वियरेन व स्मिथ की हम डेफिनेशन लें। इन्होंने कहा है वित्तीय प्रबंध पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करने तथा उसके अनुकूलतम उपयोग का मार्ग खोजने वाली विधि है। देखो, यहाँ पे भी इन्होंने वही पॉइंट लिया कि एक तरफ तो आप ये देखोगे कि आप फंड कहाँ से जुटा सकते हो, वित्त कहाँ से आपको मिल सकती है, और जब आपको वो वित्त मिल जाती है तो क्या उसका ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका अच्छा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ये जान करना वित्तीय प्रबंध का काम है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं वेस्टर्न एम जाइगम। इन्होंने क्या कहा है कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत मामलों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के मध्य मेल स्थापित करती है। देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि व्यक्तिगत मामलों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के मध्य मेल स्थापित करती है। देखिए, संस्था का हित आपके हित से जुड़ा हुआ है और आपका हित संस्था के हित से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ वित्त क्या करता है कि अगर आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो आपका भी जो सैलरी है, जो आपको भी जो पारिश्रमिक श्रमिक का रेम्युनरेशन है वो बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ये आपके मेलजोल का कार्य है वो वित्तीय प्रबंध करता है। देखिए, हमने इतनी डेफिनेशंस देखी हैं। अब इन डेफिनेशन का जो हम सार देखें तो उसमें हमको ये नज़र आ रहा है कि वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत कोषों को एकत्रित करने के साथ साथ नियोजन, निर्णयन, संचालन, पूंजी स्रोतों के निर्धारण एवं अनुकूलतम प्रयोग से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट टर्म में या एक शॉर्टकट में आपको अगर बात बताना चाहूँ तो आप कंक्लूजन वे में कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या। वित्तीय प्रबंध का मतलब है कि आप जो धन जुटा रहे हैं उसका आपको अनुकूलतम उपयोग करना है, उसकी बेटर प्लानिंग हो, उस पर बेटर कंट्रोलिंग हो, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जो भी मैनेजमेंट के जो पोस्ट रोगों में जो टर्म्स दी हुई है वो सारे वित्त से रिलेटेड हो, तो वो आपका वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो वित्तीय प्रबंध के अंदर कोषों का प्रबंधन, कोषों को जुटाना, कोषों का अनुकूलतम उपयोग शामिल है। अब हम देख रहे हैं वित्तीय प्रबंध की प्रकृति, इसका नेचर क्या है। तो देखिए, इसका नेचर केंद्रीय प्रकृति है। जब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, केंद्रीकृत प्रबंधन और विकेंद्रीकरण प्रबंधन। और ज़्यादातर टेक्स्ट में और जब हम प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो जो विकेंद्रीकरण प्रबंधन होता है वो उतना ही कारगर होता है, लेकिन वित्त के मामले में ये उल्टा है। वित्त संबंधित कार्य हैं वो केंद्रीकृत ही होनी चाहिए, उनकी प्रगति सेंट्रलाइज्ड ही होती है। इसमें हम हर व्यक्ति को अधिकार नहीं देते, एक टॉप लेवल पे ही होता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको वित्त की आवश्यकता है। तो हम ऐसे ही सबको पावर्स नहीं दे सकते फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसमें जो ज़्यादातर जो कार्य होता है वो सेंट्रलाइज होता है, एक बॉडी होती है वो ही तय करती है कि
कितना देना है या कितना लेना है। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, निर्णय में सहायक। देखिए मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था कि आज भी जब सरकार कोई रोज़गार सृजन करती है या कोई पद निकाल रही है तो वो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वित्त जो आपका डिपार्टमेंट है, वित्त जो आपका कार्यालय है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। वो क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि उसके लिए धन कौन जुटाएगा? आपके पास वित्त ही नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी और फंड ही नहीं है, तो आप उनका पेमेंट कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे निर्णय में सहायक का मतलब ये है कि कोई भी निर्णय आपको करना हो, बाय करना हो, सेल करना हो, प्रोडक्शन करना हो, एडवर्टीजमेंट करना हो, आपकी स्ट्रेटजीज़ आपके प्रोडक्शन को एक्सपांशन करने की हो, तो इन सभी डिसीजंस में जो फाइनेंशियल आपका मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही आपको बता सकता है कि उसके लिए आपके फंड अवेलेबल हैं या नहीं, या उनको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन को व्यवसाय की आत्मा भी कहा जाता है। अब फाइनेंस क्या करता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें दो डिपार्टमेंट को वो वस्तु आवश्यक है, लेकिन अगर दो बार में वो खरीद जाए या अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूप से खरीद जाए तो हो सकता है वो एक्सपेंसिव हो। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि दो डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि व्यवसाय की लागतों को कम किया जा सके और किसी एक ही वस्तु से इन सब का कार्य संचालन हो सके। तो उसमें ये होता है कि आप मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य निष्पत्ति का मापक। देखिए आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति निवेश करना चाह रहा है, लेकिन निवेश कहाँ करें? अगर आप पूंजी बाजार में जाओगे, अगर आप इक्विटी को बाय करना चाहोगे या किसी कंपनी की डिबेंचर लेने चाहोगे, तो आप उसकी कैपेबिलिटी चेक करना चाह रहे हो कि वो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, या कंपनी में जो पूंजी लगी हुई है उसका वो बेटरली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज है, इन सब से ये आप नाप सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी इज़ डूइंग वेल और नॉट। तो किसी भी संस्था की कार्य जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, वो वित्तीय प्रबंध के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप। देखिए वर्तमान युग में वित्त बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है और इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जो पहले हम देखते थे ट्रेडिशनल व्यूज़ में, तो उसमें हमारे एक्सपीरियंस क्या हैं, उसके बेस पे हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम पुराने अनुभवों के साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम रिसर्च टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले रहे हैं। आप देखो मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, कोई कंपनी किसी को खरीद रही है या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेची जा रही है, ये सब जो डिसीजन होते हैं ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनमें, रेशियो एनालिसिस आता है, एक प्रोसेस चलती है पूरी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सतत प्रशासनिक क्रिया। देखिए वित्त एक दिन का कार्य नहीं है, वन डे एक्टिविटीज़ नहीं है। रोज़ाना हमारी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनका अनुमान हम नहीं लगा पाते। तो उस समय जो वित्त है वही हमारी सहायता करता है। तो ये एक प्रशासनिक क्रिया है जिस पे नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र, क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ वित्तीय प्रबंधन को हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है वित्तीय नियोजन में सहायक। फाइनेंशियल जो प्लानिंग करते हो उसमें वित्तीय प्रबंधन सहायक होता है कि कहाँ हमको निवेश करना है, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या नीतियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों में वित्तीय प्रबंधन आपकी सहायता करता है। वित्त की व्यवस्था, देखिए ये तो इसका प्रमुख कार्य भी है, आप कह सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख कार्य भी है और इसका एरिया भी है कि ये वित्त की व्यवस्था करता है। वित्त से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा, आपका निवेश कहाँ किया जाएगा, फंड कहाँ से जुटाया जाएगा, ये जितने भी कार्य हैं इनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं शुद्ध लाभ का आवंटन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार हम देखते हैं कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है लेकिन फिर भी वो डिविडेंड देने में कंजूसी बरत रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के प्रॉफिट इतने नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से साइकिल पर है, कंपनी की खुद की क्या नीड है। अगर ग्रोथ कंपनी है और उसको आगे बढ़ना है और उसको और एक्सपेंशन करना है
तो वो बजाय बाहर से फंड जुटाने के वो अपनी रिजर्व्स को, अपनी जो नेट प्रॉफिट है उसको यूज़ करना चाहती हैं। तो इन दैट केस द डिविडेंड पे आउट विल बी लेस। ऑन अनदर साइड अगर कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के पास करेंट में हाल फिलहाल में ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिसके लिए उसको वित्त की आवश्यकता हो, तो फिर वो डिविडेंड का पेमेंट नहीं करता। अब डिविडेंड का पेमेंट हो तो कितना हो, कैसे किया जाए, कौन सी टेक्निक से किया जाए, हमको डिविडेंड पे करने में ज़्यादा फ़ायदा है या डिविडेंड के अमाउंट को रिटर्न करने में ज़्यादा फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें जो निर्धारण की जाती है वो आपके वित्तीय प्रबंधन में की जाती है। विकास एवं विस्तार, देखिए किसी भी कंपनी का जो साइकिल है जब वो बिगिनिंग में होती है उसको ज़्यादा वित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो एक सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जाती है, जब वो एस्टेब्लिश हो जाती है या जब उसके ग्रोथ परसेंटेज कम हो जाते हैं तब उनको वित्त की आवश्यकता कम होती है। इवन उस समय उनके पास वित्त की उपलब्धता भी ज़्यादा हो जाती है। तो कहाँ किस स्टेज में हमको कितना पैसा चाहिएगा, कहाँ से हम पैसा जुटाएंगे, ये सारी चीज़ें इसी के क्षेत्र में आती हैं। देखिए लास्ट पॉइंट हम अब देख रहे हैं आज का, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य। देखिए पहले जो वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य था वो ये माना जाता था कि लाभ अधिकतम हो, और लाभ अधिकतम होगा तो कंपनी का सर्वाइवल होगा, कंपनी की एक्जिस्टेंस होगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में इस अवधारणा को न्याय संगत नहीं माना जाता। अब जो अवधारणा आई है वो आई है धन अधिग्रहण की, मतलब आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, संपदा अधिकतमीकरण करना है। देखिए प्रॉफिट तो ज़्यादा क्या है कि अगर आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल रहा है, आप एक बार उसकी प्राइस ज़्यादा ले लेते हो तो एक बार तो आपकी प्रॉफिट शो ज़्यादा होता है, लेकिन जो कस्टमर बेस होता है, जो कस्टमर की जो ब्रांड लॉयल्टी होती है उस प्रोडक्ट के प्रति वो निकल जाती है। तो संपदा अधिकतमीकरण के अंतर्गत हम शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को या वर्तमान समय को लाभ को नहीं देखते, बल्कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं ताकि ग्राहक का रिश्ता हमारे से जुड़ा रहे, हमारी मार्केटिंग होती रहे, हमारी पब्लिसिटी अच्छी हो, वो ग्राहक हमसे जुड़ा रहे और दूसरे ग्राहकों को भी प्रेरित करे। तो वर्तमान जो समय है वो है संपदा अधिकतमीकरण, कैसे करके हमारी वेल्थ बढ़ाई जाए, वैल्यू बढ़ाई जाए, कस्टमर बेस बढ़ाया जाए डेटा से। तो अगर वेल्थ ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो उसमें सभी स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा होगा, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो अंशधारी हैं, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं। तो आज की तारीख में जो हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो संपदा अधिकतमीकरण है बजाय कि लाभ अधिकतमीकरण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको पढ़िए, समझिए, तो क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप असाइनमेंट के तौर पे आप ये भी कर सकते हैं कि कोई बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है तो आप वो फंड कहाँ से जुटाएंगे। धन्यवाद बच्चों।